नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKDIT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी स्टडी के प्रति कर्तव्य पथ पर प्रगति कर रहे होंगे। तो साथियों हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 25 है जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में। साथियों स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बताइए साथियों। हमारे पास एक डीसी सीरीज मोटर है जो 230 वोल्ट सप्लाई के लिए निर्मित की गई है, वो भी डीसी प्रकार की सप्लाई के लिए। लेकिन यदि हम 230 वोल्ट उसे एसी सप्लाई प्रदान कर रहे हैं तो क्या होगा, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है मोटर बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑप्शन बी है मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा। ऑप्शन सी है मोटर जल जाएगा। ऑप्शन डी है मोटर तेजी से कंपन करेगा। बताइए साथियों, यदि हम 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं तो इनमें से कौन सा इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा? तो साथियों इसका जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोटर है जो आपका लो एफिशिएंसी और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा। साथियों ध्यान रखना, मोटर की आपकी दक्षता है वो कम रहेगी और जो आपके कम्यूटेटर पे है वो कार्बन बस और कम्यूटेटर के बीच आपको स्पार्किंग है वो अत्यधिक देखने को मिलेगी। साथियों ध्यान रखना, यदि हम 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई प्रदान करते हैं तो मोटर की दक्षता है वो लो हो जाएगी और आपकी कम्यूटेटर और बस के बीच है जो आपको स्पार्किंग है वो अत्यधिक देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन ए दे रखा है बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं साथियों मोटर चलेगा लेकिन कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा, मोटर जलेगा भी नहीं। हाँ साथियों हो सकता है कि मोटर है जो ज़्यादा देर तक ना चल पाए लेकिन जब तक चलेगी तब तक है वो आपकी कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी, लेकिन लास्ट में है जो मोटर है जो आपकी जल जाएगी। साथियों ध्यान रखना, मोटर तेजी से कंपन भी नहीं करेगा, मोटर की दक्षता कम रहेगी और स्पार्किंग है वो आपकी अधिक रहेगी। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है? अब बताइए साथियों, एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को हम जब इनपुट सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में है जो आपकी ऊर्जा किस प्रकार स्थानांतरित होती है या किस माध्यम से है जो आपकी सेकेंडरी में ऊर्जा ट्रांसफर होती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है लीकेज करंट। ऑप्शन बी है चुंबकीय फ्लक्स। ऑप्शन सी है हवा। ऑप्शन डी है लीकेज फ्लक्स। बताइए साथियों, किस माध्यम से या आपकी ट्रांसफॉर्मर में है जो प्राइमरी से सेकेंडरी में है वो आपके पावर का ट्रांसफर है वो किस प्रकार होता है, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों आपको पता ही होगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। साथियों ध्यान रखना, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। साथियों ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर में आपके दो वाइंडिंग होती है, एक आपकी प्राइमरी होती है और एक आपकी सेकेंडरी होती है। साथियों ध्यान रखना, हम प्राइमरी को जब इनपुट सप्लाई देते हैं, ध्यान रखना, तो आपके इसमें है जो आपकी धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। साथ ही ध्यान रखना, इस चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में ये आपकी द्वितीय कुंडली आने के कारण यह जो आपके चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करती है और छेदन करने के फलस्वरूप जो आपकी सेकेंडरी है उसमें ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। ध्यान रखना साथियों, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को हम इनपुट सप्लाई देते हैं जिससे इसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है वो आपका उत्पन्न हो जाता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम
सेकेंडरी वाइंडिंग को जब रखते हैं तो ये क्या करेगी, इस चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स का है जो छेदन करेगी। छेदन करने के फलस्वरूप है जो आपके इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपका एक ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा, जिसे हम आउटपुट में प्राप्त कर लेते हैं। तो साथ ही ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स के कारण है जो आपका ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच है जो आपका ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन बी है जो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। हवा के कारण नहीं होता है, लीकेज फ्लक्स, लीकेज करंट, इनके कारण है जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी के बीच है जो पावर का ट्रांसफर नहीं होता है। साथियों, पावर का ट्रांसफर है जो चुंबकीय फ्लक्स या फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार है जो आपका होता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम क्या था, यानी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई दूसरा चालक रखते हैं तो यह चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करता है, जिसके फलस्वरूप है जो आपके उस दूसरे चालक में भी आपका ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, और जिसे हम आउटपुट के रूप में काम में ले सकते हैं। यही है जो आपके ट्रांसफार्मर प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, सेकेंडरी छेदन करती है, और जिसके कारण है जो आपके सेकेंडरी में जो आपका एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम आउटपुट सप्लाई के रूप में काम में ले लेते हैं। तो यही है आपके ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ध्यान रखना साथियों, ट्रांसफार्मर का जो आपका मेनली सिद्धांत होता है वो होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरणा का जो सिद्धांत है वो आपका ट्रांसफार्मर का, साथ ही ध्यान रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यदि आपको ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण दे रखा हो तो यह भी आपके ट्रांसफार्मर का ही सिद्धांत है, साथ ही ध्यान रखना। यदि आपको ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों दे रखे हो तो आपको प्राथमिकता म्यूचुअल इंडक्टेंस को देनी है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण है तो आपका आंसर है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है बी, वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है, बताइए साथियों, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्द से जल्द है जो आप इसका आंसर है दे सकते हो मात्र 1 सेकेंड में। ऑप्शन ए है 4 वाइंडिंग होती है, ऑप्शन बी है 1 वाइंडिंग होती है, ऑप्शन सी है 3 वाइंडिंग होती है, और ऑप्शन डी है आपका 2 वाइंडिंग होती है। अब बताइए साथियों, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग है जो होती है, आपको पूछा गया है। तो साथियों आपको पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है आपके ट्रांसफार्मर चैप्टर से। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में आपके एक ही वाइंडिंग होती है। साथियों ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी एक ही वाइंडिंग होती है, जिसे हम इनपुट सप्लाई भी देते हैं और जिससे हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेपिंग के आधार पर जो अपनी आउटपुट सप्लाई भी हम प्राप्त करते हैं। साथ ही ध्यान रखना, एक ही वाइंडिंग होती है प्राइमरी और इससे ही है जो हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसमें इनपुट सप्लाई दी जाती है और इसमें हम अपने आवश्यकता अनुसार, हमें कम वोल्टेज चाहिए या अधिक वोल्टेज चाहिए, वह हम इससे कई सारी टेपिंग निकाल के आवश्यकता अनुसार वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यतः हम कह सकते हैं जो आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है। साथ ही ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आपका सिद्धांत होता है वह आपका स्व प्रेरण का सिद्धांत होता है। साथ ही ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्टेंस का है, सेल्फ इंडक्शन का जो आपका सिद्धांत है ना, वो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है। साथ ही ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का पूछे तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर का पूछे और ऑप्शन में आपको सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन दे रखा हो तो आपका स्व प्रेरण का जो आंसर है वो आपका सही होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। साथ ही ध्यान रखना, एक होता है आपका स्व प्रेरण, एक होता है आपका अन्योन्य प्रेरण, एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो केवल ट्रांसफार्मर का पूछे तो आपका अन्योन्य प्रेरण आंसर होगा। अन्योन्य प्रेरण अगर ऑप्शन में नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। प्रायोरिटी आपको अन्योन्य प्रेरण को देनी है। और अगर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का पूछे तो आपका स्व प्रेरण आंसर होगा, और स्व प्रेरण नहीं है तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, लेकिन दोनों है तो आपको स्व प्रेरण को जो प्राथमिकता देनी है। तो साथियों ये मैंने बता दिया ऑटो ट्रांसफार्मर। और आपको केवल ट्रांसफार्मर का पूछे तो आपको किस किस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार आंसर देना है ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके ट्रांसफार्मर के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। बताइए साथियों, जो आपके जनरेटिंग पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे बिजली है वो किस कंडीशन में उत्पन्न होती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है नियत आवृत्ति और स्थिर करंट, ऑप्शन बी है नियत आवृत्ति और परिवर्ती वोल्टेज, ऑप्शन सी है नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज, और ऑप्शन डी है आपका परिवर्ती आवृत्ति और
स्थिर वोल्टेज। अब बताइए साथियों, जहाँ पे आपके जनरेटिंग स्टेशन पे जो आपकी बिजली आपकी जनरेट की जाती है, उसमें इनमें से क्या नियत रहता है, क्या परिवर्तित रहता है, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके जनरेटिंग पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते टाइम है, जो आपकी नियत आवृत्ति और आपकी नियत स्थिर क्या रहते हैं, वोल्टेज, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है वो आपके स्थिर रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। साथ ही ध्यान रखना आपके, ये परिवर्ती प्रकार के नहीं होते। ये बोल रहा है परिवर्ती वोल्टेज नहीं होते, स्थिर करंट नहीं होता। ये आपकी आवृत्ति है वो आपकी नियत होती है, और आपके वोल्टेज है क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। साथ ही ध्यान रखना, आपके जनरेटिंग पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ की कंडीशन आपको पूछी गई है, तो वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते सेम टाइम है जो आपकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है वो क्या होते हैं, नियत होते हैं। साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साथियों यहाँ पे है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन है जो आपको कराया जाता है। ये सारे क्वेश्चन है जो साथियों प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। और इन्हीं क्वेश्चनों को जो आपके बार बार घुमा के एग्जामिनर है जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो साथियों प्रबल संभावना है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों इन क्वेश्चंस की है जो बार बार है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में, अब बताइए साथियों, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके बारे में कुछ कथन आपको दिए गए हैं। इनमें से कौन से कथन सही है, ये आपको चूज करना है साथियों। साथियों इतना बड़ा क्वेश्चन दे के आपको घबराना नहीं है, जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना ही सिंपल होगा साथियों। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है, ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ऑप्शन दो दे रखा है, कम्यूटेटर और बर्स्ट न होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया कम और बर्स्ट स्पार्किंग है जिससे चिंगारी निकल सकती है। ऑप्शन तीन है आपका, निर्माण में गैर किफायती और मजबूत है। कथन नंबर चार है आपका, रख रखाव में आसान है। कथन नंबर पाँच है आपका, निर्माण में किफायती और मजबूत है। और कथन नंबर छः है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अब बताइए साथियों, इन छह कथनों में से आपके सही कथन कौन कौन से हैं, उनका है जो आपको चयन करना है। ऑप्शन ए दे रखा है एक दो तीन चार, ऑप्शन बी एक दो चार पाँच, ऑप्शन सी है एक दो पाँच छः, और ऑप्शन डी आपका एक तीन चार पाँच। कौन कौन सी कथन सही है ये आपको बताना है। तो साथ ही ध्यान रखना, जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्ट तो होती है, ये आपको पता है। ऑप्शन जो आपका कथन नंबर एक है वो आपका बिल्कुल सही है साथियों। अब कथन नंबर दो की बात करें, कम्यूटेटर और बर्स्ट न होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया कम और बर्स्ट स्पार्किंग है जिससे चिंगारी निकल सकती है। साथ ही ध्यान रखना, इसमें कम्यूटेटर और बर्स्ट नहीं होते जिसके कारण आपकी आर्मेचर प्रतिक्रिया भी नहीं होती और आपके स्पार्किंग भी नहीं होती, जिससे चिंगारी निकलने की जो आपकी संभावना है वो आपकी नहीं रहती है साथियों। कथन नंबर दो भी आपका सही है, इसमें बर्स्ट और कम्यूटेटर नए होने के कारण आपके आर्मेचर रिएक्शन और बर्स्ट स्पार्किंग हमें देखने को नहीं मिलती, तो इसमें चिंगारी निकलने की आपकी संभावना है वो नगण्य है। ऑप्शन टी दे रखा है, निर्माण में गैर किफायती और मजबूत है, ये कथन आपका गलत है साथियों। साथियों ध्यान रखना, यह आपकी निर्माण में आसान है और आपकी गैर किफायती नहीं है, किफायती है मतलब ये सस्ती होती है। साथियों ध्यान रखना, इसका निर्माण है जो आसानी से किया जा सकता है, जिसकी संरचना है वो जटिल नहीं है साथियों, सरल है। ऑप्शन है चार दे रखा है आपका, रख रखाव में आसान है, ये क्वेश्चन है कथन है जो आपका सही है बिल्कुल, की रख रखाव में ये आसान होती है। और कथन नंबर पाँच दे रखा है, निर्माण में किफायती और मजबूत है। साथियों कथन आपका तीन और कथन पाँच है जो दोनों एक दूसरे के उल्टे है, लेकिन कथन जो पाँच है जो आपका सही है और तीन है जो आपका गलत है। और कथन कथन नंबर छः दे रखा है आपका, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। तो साथियों ये कथन जो आपका गलत है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये कथन है जो आपका सही है साथियों। कथन नंबर एक और कथन नंबर छः सेम ही दे रखे हैं साथियों। कथन नंबर छः जो साथियों, सॉरी साथियों, कथन नंबर छः जो आपका गलत है, यानी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, होती कैसे नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सिंगल फेज मोटर जो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसीलिए हम उसमें कैपेसिटर काम में लेते हैं जो आपकी फेज विभक्त करने का कार्य करते हैं, और एक फेज को दो फेज में विभक्त कर देता है जिससे आपकी मोटर जो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो कथन नंबर एक दो चार और पाँच है जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। साथियों ध्यान रखा, कथन एक सही है, यानी सेल्फ स्टार्टिंग होती है।
कथन 2 भी सही है, यानी कम्यूटेटर और बस न होने के कारण आपके आर्मेचर प्रतिक्रिया और स्पार्किंग नहीं होती। और कथन नंबर 3 आपका गलत है, क्योंकि ये आपका गैर किफ़ायती और मजबूत बता रहा है, यानी गैर किफ़ायती नहीं है, ये आपकी किफ़ायती होती है। तो कथन नंबर 3 आपका गलत है। रख-रखाव में इसका रख-रखाव है वो सात आसान होता है, इसके ज़्यादा है, रख-रखाव की आवश्यकता नहीं होती। अनुरक्षण की आवश्यकता है इसमें कम होती है। तो कथन नंबर 4 आपका सही है। और कथन नंबर 5 दे रखा है निर्माण में किफ़ायती और मजबूत है। जी साथियों, सही है कथन नंबर 5 आपका, निर्माण में किफ़ायती भी है और ये मजबूत भी होती है। कथन नंबर 6 सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है साथियों, सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ये कथन आपको 1 में दे रखा है, तो आपका कथन 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है और 5 सही है, बाकी कथन है जो आपके गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ स्टार्टिंग है। आर्मेचर ब्रश न होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती, रख-रखाव आसान होता है और निर्माण में किफ़ायती और मजबूत होती है। 1, 2, 4, 5 कथन आपके सही है। कथन नंबर 3 और कथन नंबर 6 है जो आपके गलत है साथियों। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए साथियों। डैम्पर वाइंडिंग का क्या उपयोग है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए अल्टरनेटर की गति को बढ़ाता, ऑप्शन बी है हंटिंग प्रभाव को कम करता है, ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करना, और ऑप्शन डी है आपका स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। बताइए साथियों, एक अल्टरनेटर में हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग है वो किस उद्देश्य से करते हैं? तो प्लीज़ साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपको जैसा भी आंसर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अगर आपका गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है, आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे यहाँ से। और मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि गलती करके जो चीज़ सीखते हैं वो आप आगे दोबारा कभी भूलते नहीं हैं। तो साथियों, मैं ही बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी। अल्टरनेटर में हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग है वो हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं साथियों, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है। अभी एक ऑप्शन सी दे रखा है आपको, आर्मेचर प्रतिक्रिया कम करना। साथियों ध्यान रखना, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए हम इंटरपोल काम में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम इंटरपोल काम में लेते हैं, जबकि आपके अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव को खत्म करने के लिए जो हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। साथियों ध्यान रखना। और ऑप्शन डी दे रखा है आपका स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। स्टार्टिंग टॉर्क साथियों हम एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा हम स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो मोटरों वगैरह में हम काम में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, डैम्पर वाइंडिंग है जो आपके अल्टरनेटर में हर्निंग प्रभाव को कम करने के लिए, और इंटरपोल है जो आपके आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने के लिए, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो हम स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए काम में ले सकते हैं। साथियों ध्यान रखना, इंटरपोल, डैम्पर वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो कार्य है तीनों का अलग अलग है साथियों। ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है, यानी हंटिंग को कम करने के लिए हम अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत ड्राइव्स के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में निम्न में से किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है? बताइए साथियों। जो आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होते हैं और उनमें जो आपके 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें से किस क्वाड्रेंट में आपको पूछा गया है कि रिवर्स है मोटरिंग ऑपरेशन है वो किस क्वाड्रेंट में होता है? साथियों ध्यान रखना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है। अब आपको पूछा गया है रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन किस में होता है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपके तीसरे क्वाड्रेंट में है, इसमें है जो आपके रिवर्स ब्रेकिंग मोड का जो आपको देखने को मिलता है। साथ ही ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है वो आपके रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है, यानी तीसरा क्वाड्रेंट है वो आपका सही आंसर है। इसमें है जो आपके रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ में ध्यान रखना, मोटर के जो आपके मोड होते हैं, मोटरिंग, जनरेटिंग, ब्रेकिंग, इनमें है जो आपके 4 क्वाड्रेंटों में बांटा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और ये आपका थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है। इसमें आपको थर्ड का पूछा गया है, तो जो आपका रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है वह आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? बताइए साथियों, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत है ये आपको पूछा गया है। एकदम इजी क्वेश्चन है, तो आशा करूंगा कि जल्द से जल्द है जो आप अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ऑप्शन ए है सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन बी है बायोट सावर्ट का नियम, ऑप्शन सी है म्यूचुअल इंडक्शन और ऑप्शन डी है आपका एम्पियर्स का नियम।
बताइए साथियों, जो आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? तो साथियों, आपको पता है ट्रांसफार्मर और आपके इंडक्शन मोटर का जो कार्य सिद्धांत है वो आपका सेम ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की संरचना है वो किस मशीन के समान होती है, तो हम कह सकते हैं इंडक्शन मोटर के समान होती है। इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर जो आपका एक ही कार्य सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर ऑप्शन में होता वह होता आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन यहाँ पे जो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसका सही आंसर क्या रखेंगे? ऑप्शन नंबर सी है जो आपका सही आंसर है। इन म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इंडक्शन है जो आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत है। साथ में ध्यान रखना, इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर का जो आपका कार्य प्रणाली या हम कह सकते हैं इनका जो संरचना है वो एक समान मानी जाती है। यानी आपको यह क्वेश्चन में पूछ ले कि ट्रांसफार्मर की संरचना है वो किस मशीन के समान है, तो आपका आंसर होगा इंडक्शन मोटर के समान। तो यहाँ पे इसी आधार पे जो आपके इस क्वेश्चन में ऑप्शन है जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन का जो सिद्धांत है वह करेक्ट होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का आपका सिद्धांत क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का होता है। और संरचना समान होने के कारण इस क्वेश्चन के में संरचना के आधार पर जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो म्यूचुअल इंडक्शन माना गया है। लेकिन सही आंसर है जो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम आपका थ्री फेज इंडक्शन का मोटर होता है। यानी आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसमें ईएमएफ प्रेरित होता है और यह रोटर गति करता है। लेकिन यहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर की समान संरचना होने के कारण इस समान संरचना के आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्शन है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देता है, पर स्लिप फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है? बताइए साथियों। जो आपकी तुल्यकालिक गति होती है उसके 75% पे जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सप्लाई से पृथक कर देता है। अब आपकी जो स्लिप फेज इंडक्शन मोटर है वो किस वाइंडिंग पे चलेगी, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है रनिंग वाइंडिंग, ऑप्शन बी है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, ऑप्शन सी है फील्ड वाइंडिंग और ऑप्शन डी है आपका रोटर वाइंडिंग। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए। यानी जो आपके स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में आपके दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिसे हम एक ऑक्सिलरी स्टार्टिंग या सहायक वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी होती है आपकी रनिंग या जिसे हम मुख्य वाइंडिंग भी कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना, जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसे कहते हैं उसके जो आपके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है। सॉरी साथियों, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आपका सीएफएस स्विच लगा होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं। यदि मोटी मोटर है जो आपकी आपके तुल्यकालिक गति का 75% जो भाग है वो प्राप्त कर लेती है, यानी 75% गति प्राप्त कर लेती है, तब आपका सीएफएस स्विच के द्वारा जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसको सप्लाई से अलग कर दिया जाता है। अब आपकी मोटर है जो आपकी केवल है वो रनिंग वाइंडिंग पे संचालित होती है। साथ ही ध्यान रखना, तो आपके जो आपके 75% स्पीड पे जो आपके ऑक्सिलरी वाइंडिंग को पृथक करने का कार्य है वो आपका सीएफएस स्विच का होता है। और उसके बाद है जो आपकी वाइंड मोटर है जो आपकी रनिंग वाइंडिंग पे ये जो कार्यरत होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। साथ ही ध्यान रखना, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग की जो अभी हम बात कर ही चुके हैं, यानी ये आपके स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए मोटरों वगैरह में प्रयोग की जाती है। फील्ड वाइंडिंग है जो आपके फील्ड पोल पे स्थापित की जाती है डीसी मोटरों में। और अगर हम बात करें फील्ड पोल पे या स्टेटर में जो आपकी फील्ड वाइंडिंग की जाती है और रोटर वाइंडिंग कहते हैं, तो हम जो आपके इंडक्शन मोटर के रोटर होते हैं उसमें चालक छड़ें स्थापित की जाती है जिसे हम रोटर वाइंडिंग कहते हैं। और यही जो अगर आपका आर्मेचर होता है तो उसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना, आर्मेचर में जो आपकी वाइंडिंग की जाती है, लेकिन आपके रोटर में जो आपके चालक छड़ें स्थापित की जाती है। इन चालक छड़ों को दोनों सिरों से एंड रिंग से जो आपके शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है और इस प्रकार आपके रोटर का निर्माण होता है। जबकि आर्मेचर वाइंडिंग में जो आपकी इनेबल्ड वायर से वायरिंग की जाती है साथियों। तो साथियों, इस क्वेश्चन के इस प्रकार हमने चारों ऑप्शनों का कर लिया पोस्टमार्टम, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना चाहिए आपको, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को आपको क्या कहते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग, और इसी को कहते हैं सहायक वाइंडिंग। साथ ही ध्यान रखना, ऑक्सिलरी स्टार्टिंग और सहायक वाइंडिंग और जो आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है इसे ही कहते हैं मुख्य वाइंडिंग। साथ ही ध्यान रखना, रनिंग वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग के नाम है और ऑक्सिलरी स्टार्टिंग और सहायक वाइंडिंग है जो आपका एक ही वाइंडिंग के नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला आपका क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसकी लंबाई को 4 गुना और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1/4 कर देने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। अब बताइए साथियों, ये आपके पास एक वायर है, ध्यान रखना साथियों, ये आपका न्यूमेरिकल है, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। अगर आप हैं प्रतिरोध के चैप्टर से, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद है तो मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है साथियों। साथियों ध्यान रखना, इसका जो आपका प्रतिरोध का मान आपको 2 ओम दे रखा है। अब साथियों इसको ध्यान रखना, आपको कहा गया है कि इसकी लंबाई को 4 गुना, यानी एल को आपको 4 गुना बढ़ा दिया गया, और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया को है जो आपका 1/4 कर दिया गया है। तो अब नया प्रतिरोध क्या होगा साथियों, बताओ। तो साथियों ध्यान रखना चाहिए, आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। यहाँ रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसे हम नियतांक भी कहते हैं। साथियों ध्यान रखना, ये आपका फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो आपके लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन किया गया है। तो साथियों आपका आर समानुपाती क्या होता है, एल, यानी आर आपका लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई जैसे बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और आर है जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया आर बराबर रो ले बाई रो इंटू एल बाई ए। मतलब लंबाई को आपका क्या किया है, 4 गुना किया गया, और अनुप्रस्थ यहाँ पे साथियों ध्यान रखना रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसको आपका नियत रखा गया है, यानी इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हमें केवल लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन को कहा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, लंबाई के आपको 4 गुना कर दिया गया, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ए का मान है जो आपका 1/4 कर दिया गया। तो यहाँ से हमारे पास आर है, वो आर में कितना परिवर्तन हो गया, 4, और ये जो आपका 4 है ये ऊपर चला गया, 4 इंटू 4, यानी आर है जो आपका वो 16 गुना हो गया। साथियों ध्यान रखना, जो आपका आर है वो 16 गुना हो गया, यानी पहले प्रतिरोध था आपका 2 ओम, और अब आपका 2 का 16 गुना कितना हो गया, 32 ओम है, जो आपका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, जो आपका आर का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ज्ञात करने का, वो होता है रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे आपको लंबाई को 4 गुना करने को कहा गया है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आपका 1/4 करने को कहा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, जब आपके ये 4 है और ये नीचे वाले 4 ऊपर जाएंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, यानी जो अब आपका प्रतिरोध है वो आपका 16 गुना हो गया। साथियों पहले प्रतिरोध आपका 2 ओम था, और अब 16 गुना कितना हो गया, 2 इंटू 16 यानी 32 ओम है, जो आपका सही आंसर हो गया। साथियों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बताइए साथियों, सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइंडिंग विकृत हार्मोनिक्स को कम करता है। सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए कम ओवरहेड कॉपर की जरूरत होती है, इसलिए ये सस्ते होते हैं। बताइए साथियों, सिंक्रोनस मोटर के बारे में आपको 2 कथन दिए गए हैं, और इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, यह आपको पूछा गया है। साथियों पढ़िए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इसका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो दोनों कथन है जो आपके सिंक्रोनस मोटर के बारे में एकदम सही है। साथियों सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो आपके विकृत हार्मोनिक्स होते हैं वो आपको शॉर्ट पिच वाइंडिंग के द्वारा कम होती है। साथियों ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर में अगर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं तो इसके द्वारा जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं उनको कम करने का कार्य है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के द्वारा होता है, और सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए आपके कॉपर की ज़रूरत है वो कम होती है, इसीलिए जो आपके सिंक्रोनस मोटर जो आपके सस्ते होते हैं। तो इस प्रकार सिंक्रोनस मोटर के बारे में ये दोनों कथन है जो आपके ट्रू है, यानी कथन 1 और 2 है जो आपका दोनों है जो सही है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग से संबंधित है जो आपके सिंक्रोनस मोटर के ये फैक्ट दे रखे हैं। साथियों ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होइएस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए साथियों, जो आपका हेवी लोड उठाने के लिए है वो होइएस्ट क्रेन में आगे हम किस प्रकार की मोटर का है जो प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है स्टेपर मोटर, ऑप्शन बी है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी है स्लिप पेज इंडक्शन मोटर, और ऑप्शन डी है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। साथियों ध्यान रखना, होइएस्ट और क्रेन वगैरह में हम ज़्यादातर है वो यूनिवर्सल मोटर वगैरह को काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन में यूनिवर्सल मोटर नहीं है। साथियों ध्यान रखना, स्टेपर मोटर का प्रयोग हम क्रेन वगैरह में नहीं करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का भी नहीं करते हैं, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का भी नहीं करते हैं, लेकिन जो आपकी स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है इसका जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपका
उच्च होता है। साथियों ध्यान रखना ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी क्रेन हाईएस्ट में जो आपके स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का है वो प्रयोग किया जाता है। साथ ही ध्यान रखना यूनिवर्सल मोटर है जो आपका सही आंसर होता है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर में जो आपका ऑप्शन में नहीं है, यूनिवर्सल मोटर नहीं है, तो इन सब मोटरों में से जो आपका स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है वह है सबसे उपयुक्त ऑप्शन रहेगा हाईएस्ट और क्रेन में प्रयुक्त करने के लिए। साथ ही ध्यान रखना स्टेपर मोटर है जो आपकी स्टेप में चलती है। साथ ही ध्यान रखना ये जो मोटर आपकी स्टेप में चलती है, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पर है जो आपकी स्टेपर मोटर काम में ली जाती है। सिंक्रोनस मोटर है जो आपकी नियत स्पीड वाली मोटर है, यानी इसकी गति है जो आपकी लगभग स्थिर रहती है। तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करने वाली मोटर है, लीडिंग लैगिंग और इकाई तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करने वाली मोटर है जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है। साथ ही ध्यान रखना इसका प्रयोग है जो हम ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी करते हैं सिंक्रोनस मोटर का। और अब बात करें स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर जो आपकी हाईएस्ट और क्रेन में आमतौर पर जो उपयोग की जाती है, क्योंकि आपकी इसकी है जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपका उच्च होता है। साथ ही ध्यान रखना क्योंकि इसमें जो आपके रोटर को है जो बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। साथ ही ध्यान रखना स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का है रोटर में जो बाहरी प्रतिरोध है जो आपका लगा होता है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, इसी कारण इसको क्रेन और हाईएस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो क्रेन और हाईएस्ट में जो हम यूनिवर्सल मोटर को काम में लेते हैं। साथ ध्यान रखना लेकिन ऑप्शन में आपका यूनिवर्सल मोटर नहीं है और इन सब में से आपका उपयुक्त ऑप्शन इस क्वेश्चन की चर्चा जो हम पिछले सेशनों में भी कर चुके हैं। तो साथियों बिना देरी किए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो जल्द से जल्द है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन डी है आपका स्लिप फेज इंडक्शन मोटर। बताइए इनमें से खिलौनों में जो किस प्रकार की मोटर का हम चयन करते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपकी शेडेड पोल मोटर है उसका प्रयोग है जो हम खिलौनों में करते हैं। साथियों ध्यान रखना शेडेड पोल मोटर का प्रयोग है जो हम खिलौनों में करते हैं और यह आपकी सबसे कम दक्षता वाली मोटर होती है। साथियों ध्यान रखना इसकी दक्षता है जो आपकी 5 से 35% ही होती है आपके शेडेड पोल मोटर की दक्षता। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग साथियों ध्यान रखना जो आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह है वहाँ पे है जो आपकी कैपेसिटी स्टार्ट मोटर, लेंथ मशीन वगैरह में कैपेसिटी स्टार्ट मोटर काम में ली जाती है। कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटी रन मोटर है जो आपकी रेफ्रिजरेटर में, कंडीशनर में, इनमें जो आपकी कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटी रन मोटर काम में ली जाती है। तो और आपकी खिलौनों में जो आपकी शेडेड पोल मोटर काम में ली जाती है, यह निम्न दक्षता वाली मोटर होती है, इसकी दक्षता जो 5 से 35% होती है। और ध्यान रखना शेडेड पोल मोटर का प्रयोग है जो आपकी घड़ियों वगैरह में भी किया जाता है, एयर ड्राइव में भी आपके शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता है। बताइए साथियों वाइंडिंग का इनमें से कौन सा प्रकार है जो आजकल प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन सी है ग्रेमेरिंग वाइंडिंग और ऑप्शन डी है वेव वाइंडिंग। बताइए साथियों आजकल है जो डीसी मशीनों में इनमें से वाइंडिंग का कौन सा प्रकार है जो प्रयोग नहीं किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेमेरिंग वाइंडिंग है जो आजकल है जो प्रयोग में नहीं ली जाती है। साथियों ध्यान रखना लैप वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग है ये आपके डीसी मशीनों में है जो वाइंडिंग इस प्रकार की जाती है, लेकिन ग्रेमेरिंग वाइंडिंग है जो आपकी आजकल है जो मशीनों में नहीं की जाती है। साथियों ध्यान रखना लैप वाइंडिंग है जो आपकी उच्च धारा और निम्न विभव के लिए की जाती है और वेव वाइंडिंग है जो आपके उच्च विभव और निम्न धारा के लिए काम में ली जाती है। साथ ही ध्यान रखना लैप वाइंडिंग है उच्च धारा निम्न विभव और वेव वाइंडिंग है जो आपकी उच्च धारा उच्च विभव और निम्न धारा के लिए काम में ली जाती हैं। साथियों एक बार पुनः बताना चाहूँगा लैप वाइंडिंग है जो आपकी उच्च धारा और निम्न विभव के लिए काम में ली जाती है और वेव वाइंडिंग है जो आपकी उच्च विभव और निम्न धारा के लिए काम में ली जाती हैं। ध्यान रखना ये एक दूसरे के दोनों व्युत्क्रम है, यानी आपकी उच्च धारा है जो लैप वाइंडिंग में होती है और उच्च विभव है जो आपका वेव वाइंडिंग में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है
एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट निम्नलिखित से कौन सा है, बताइए साथियों। ट्रांसमिशन लाइन में इनमें से कौन से कंपोनेंट है जो आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है रोटर और ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है स्टेटर, कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग और सपोर्टिंग टावर, ऑप्शन जी है कंडक्टर और इंसुलेशन वाइंडिंग, और ऑप्शन डी है आपका कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर। बताइए साथियों, एक ट्रांसमिशन लाइन में इनमें से कौन से कंपोनेंट है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों रोटर आपने कहीं पे देखा है क्या ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये ऑप्शन ए तो आपका हो ही नहीं सकता। स्टेटर देखा है क्या कहीं पे ट्रांसमिशन लाइन में, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। और साथियों ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे आपने इंसुलेशन वाइंडिंग देखी है क्या, ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर होता है, ट्रांसफार्मर भी होता है और आपका सपोर्टिंग टावर भी ट्रांसमिशन लाइन में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, एक ट्रांसमिशन लाइन में आपके जो मुख्य कंपोनेंट है वह आपके कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्लांट की उत्पादन पूर्व है या जिसे हम कह सकते हैं जनरेशन अवधि अधिक होती है। अब बताइए साथियों, कौन से इस पावर प्लांट में आपके उत्पादन से पूर्व है जो आपकी या उसके निर्माण में है जो आपके सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसको स्थापित करने में अधिक समय लगता है, अधिक पूंजी लगती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी है ताप ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा संयंत्र और ऑप्शन डी है बड़ा जल विद्युत संयंत्र। बताइए साथियों, इनमें से किस पावर प्लांट को स्थापित करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा या आपके स्टार्टिंग। साथियों आपको डेफिनेटली पता है ज़्यादा समय लगेगा और उसकी जो आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट है वो भी आपकी हाई होगी, और ऐसा है जो आपका पावर प्लांट एक ही है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होगा उसमें आपकी स्थापना लागत भी अधिक होगी और आपका स्थापना में समय भी है वो आपका अधिक होगा। साथियों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, ये जो आपके ताप ऊर्जा संयंत्र और परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इनमें आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी अधिक होती है, लेकिन आपकी रनिंग कॉस्ट है जो जल विद्युत संयंत्र में शून्य होती है। साथियों ध्यान रखना, जल विद्युत संयंत्र में रनिंग कॉस्ट नहीं होती, आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट हाई होती है, लेकिन इन संयंत्रों में आपके परमाणु विद्युत संयंत्र में आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट भी हाई होती है और आपकी रनिंग कॉस्ट भी हाई होती है, लेकिन आपका ताप ऊर्जा संयंत्र है इसमें आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी हाई होती है। साथियों तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। अब बताइए साथियों, आपके पावर प्लांट आपको दे रखा है और इनमें से किस पावर प्लांट के बारे में कौन सा कथन सही है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों की चालू लागत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बहुत कम है। ऑप्शन बी है भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन परिवहन के लिए कोई लागत की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, और ऑप्शन डी है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रखरखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज़्यादा है क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की जरूरत होती है। बताइए साथियों, इसमें जो आपका सही कथन है वो आपको कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो साथियों फिर से पढ़ो ध्यान से, भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों की चालू लागत परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बहुत कम है। ये साथियों आपका गलत कथन है, सही कथन नहीं है, क्योंकि आपके भाप द्वारा यानी जो आपके थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किए जाते हैं उनकी भी आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी हाई होती है। साथियों ध्यान रखना, जबकि आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आपकी रनिंग भी हाई होती है और स्टार्टिंग भी हाई होती है, लेकिन आपके थर्मल पावर स्टेशन में जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी परमाणु से ज़्यादा होती है। साथियों ध्यान रखना, परमाणु में भी आपकी रनिंग कॉस्ट हाई होती है, लेकिन आपकी थर्मल पावर स्टेशन की जो रनिंग कॉस्ट है वो आपके परमाणु से भी ज़्यादा होती है, और ये कह रहे हैं कि कम होती है, तो ये क्वेश्चन कथन आपका गलत हो गया। कथन बी दो दे रखा है आपका, भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन परिवहन के लिए कोई लागत की जरूरत नहीं होती। साथियों भाप द्वारा संचालित ऊर्जा यही हो गया आपके थर्मल पावर स्टेशन, और थर्मल पावर स्टेशन में साथियों ध्यान रखना ये कह रहे हैं कि ईंधन परिवहन के लिए कोई लागत की जरूरत नहीं होती है। साथियों ध्यान रखना, थर्मल पावर स्टेशन में आपको कोयला वगैरह लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जो आपकी लागत अधिक होती है। साथियों ध्यान रखना, और ये ऑप्शन कह रहा है कि नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी दे रखा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। साथियों गलत कथन है आपका, ध्यान रखना, जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो आपके यानी
आबादी क्षेत्रों से दूर स्थापित किए जाते हैं, जाके ध्यान रखना, आबादी क्षेत्र से दूर स्थापना है जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट की जाती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी आपकी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रख रखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज़्यादा है, क्योंकि ये बेहद कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है। साथियों ये कथन है जो आपका सही होती है, यानी जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वह डीजल पावर प्लांट से उनकी जो आपके रख रखाव की लागत है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें आपके बेहद कुशल कर्मियों की ज़रूरत होती है। यानी इनमें जो आपके कर्मचारी वगैरह होते हैं वह एकदम कार्यकुशल होने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपका, इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे अच्छे कार्यकुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जो आपके डीजल ऊर्जा संयंत्र से इसकी लागत भी है जो अधिक होती है। तो ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड सर्विस के लिए उपयोग किए जाने वाले सुपर टेंशन ST केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? बताइए साथियों, जब हम अंडरग्राउंड यानी भूमिगत केबल काम में लेते हैं वो हम कितने वोल्टेज तक है जो प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन ए है 55 kV, ऑप्शन बी है 11 kV, ऑप्शन सी है 33 kV और ऑप्शन डी है आपका 22 kV। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि भूमिगत केबल है जो हम 33 kV तक है जो काम में लेते हैं। साथियों ध्यान रखना, पहले इसका आंकड़ा जो आपका 11 kV तक ही था, लेकिन आजकल जो आपका इसका आंकड़ा है वो 33 kV तक बढ़ा दिया गया, यानी 33 kV तक जो हमें वो अंडरग्राउंड केबल आजकल काम में लेने लग गए हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 33 भूमिगत केबल। साथियों ध्यान रखना, जो आपकी भूमिगत केबल है वो अब हम 33 kV तक है जो काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस YouTube चैनल पे अपना प्यार प्रेम बनाए रखें, क्योंकि साथियों इस YouTube चैनल पे आपको मिलेगा परीक्षा उपयोगी कंटेंट और एकदम स्मार्ट स्टडी के रूप में आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा साथियों, आपका जो आपका पहला उद्देश्य है वह है एक आपको सरकारी जॉब प्राप्त करना। ज्ञान है जो उसके बाद है जो लेते रहना। पहले आपका मुख्य उद्देश्य है सरकारी जॉब प्राप्त करना और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, यानी आर्थिक दृष्टि से अपने आप को परिपूर्ण करना। ज्ञान लेने के लिए आगे बहुत टाइम पड़ा है साथियों, तो इसीलिए आप है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस है जो आपको सफल होने में अहम भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए साथियों, ये आपके वाइंडिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, यानी कौन से विकल्प में आपको कंडक्टर प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात। ऑप्शन ए है स्लॉट का विशिष्ट परमियंस, ऑप्शन बी है स्लॉट पिच, ऑप्शन सी है स्लॉट लीकेज फ्लक्स और ऑप्शन डी है स्लॉट स्पेस फैक्टर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपके कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया का जो अनुपात है वो कहलाएगा आपका स्लॉट स्पेस फैक्टर। तो ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के जो अनुपात है उसको हम स्लॉट स्पेस फैक्टर के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? अब बताइए साथियों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारे डिवाइस का क्या एडवांटेज होगा, यह डिवाइस को संचालित करने में हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए मोटर के कंपन में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है बेल्ट गियर और पुली की टूट फूट में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी है उपकरण के जीवन काल में कमी होगी और डी है रख रखाव की लागत में कमी होगी। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो साथियों आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी यह एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस हो गया आपका, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो फिर मोटर के कंपनी में वृद्धि कैसे होगी, ये तो आपकी एक प्रकार की हानि है। बेल्ट गियर और पुली की टूट फूट में वृद्धि कैसे होगी, यानी ये भी एक प्रकार की हानि है। इसका प्रयोग हम किसी न किसी तो एडवांटेज के लिए ही कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी दे रखा है, उपकरण के जीवन काल में कमी कैसी होगी, ये कह रहा है उपकरण के रख रखाव की लागत में कमी होगी, यानी रख रखाव है ये हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगा देंगे तो हमें उतने रख रखाव की आवश्यकता नहीं होगी जितनी हमें नॉर्मल कंडीशन में होती है, यानी रख रखाव की लागत में जो आपकी कमी आएगी। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के सेशन के अंतिम क्वेश्चन पे। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपका विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। साथियों ये आपके पारेषण और वितरण वाले चैप्टर से क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं साथियों। विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। अब आप पूछोगे सर ये मैथ वाले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज इसमें कहाँ से आ गई है। तो साथियों जो आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है उसमें है, जो आपके पावर प्लांटों की जो आपकी स्थापना की जाती है उनमें लागत आती है, उसकी कॉस्ट आती है, उस चैप्टर में जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए है आपका डिमिनिशिंग वैल्यू विधि, ऑप्शन बी है एक्टिविटी डिप्रिसिएशन विधि, ऑप्शन सी है सिकिंग फंड विधि और ऑप्शन डी है स्ट्रेट लाइन विधि। अब बताइए साथियों विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को हम किससे अन्य विधि से नाम से भी जानते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी सिकिंग फंड विधि है, जो आपके इस प्रकार की विधि का अन्य नाम है, यानी विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त जो आपकी वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि होती है ना, उसे हम सिकिंग फंड विधि के नाम से भी जानते हैं। साथियों डायरेक्ट फैक्ट है, जो आपको याद रखने वाला आंकड़ा है, समझाने वाली कुछ बात नहीं है। तो आपको यह याद ही रखना पड़ेगा कि आपके जो वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि होती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम है होता है आपका सिकिंग फंड विधि। तो साथियों ये हमने आज के सेशन के सारे क्वेश्चनों के बारे में विस्तार पूर्वक जान लिया है। अब साथियों मिलेंगे अगले सेशन में अपने इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्वेश्चन सीरीज का नए सेशन में। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। मैं साथियों आपको बार बार बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सफलता के चांस है जो बढ़ते जाएंगे। साथियों प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है जो आपको उतने ही है जो ईजी लगने लगेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चनों के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हो सके तो साथियों इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर विजिट करें तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।